ठीक है आप? चलिए, आप सभी को राधे राधे। हम इसके बगैर नहीं बोल सकते। चलो स्टार्ट करें अपने ज्योग्राफी को, भारत का भूगोल। और पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, कल के क्लास में हम लोग क्लियर किए थे वाटरफॉल को और प्रोजेक्ट को। प्रोजेक्ट में अभी स्टार्ट ही हुआ था। कितने प्रोजेक्ट हुए थे? 8। हाँ, तो अभी लगभग 7-8 और है। इंडियन ज्योग्राफी, इसमें जो टॉपिक है हमारा वो है क्या, भारत के नदी घाटी परियोजना। भारत के नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना जिसे हम कहेंगे रिवर वैली प्रोजेक्ट। रिवर वैली प्रोजेक्ट याद रखना, भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला अगर कोई है नदी घाटी परियोजना, वो कौन सा है? एक लाइन लिख लेना। स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम, मतलब जो चीजें आप लिख लिए हो है वो लिखेंगे हम, वो लिखेंगे। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लो ये लिखे हो ऑलरेडी आप, समझो। ये टॉपिक है हमारा जो चल रहा है ना। ध्यान दो, इधर हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, उसी टेबल में लिखना है। बट इसको अभी साइलेंट रखो, है ना, इसको साइलेंट रखो आप। ये है, ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे नदी घाटी परियोजना, या हम लोग लिखे थे भारत के परियोजना। बात एक ही है। नदी घाटी परियोजना को बस रिवर वैली प्रोजेक्ट आप लिख लोगे। एक टॉपिक है यहां लिखा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना 1948 में, 1948। ये कब लिख लेना है आप? जब लास्ट, जब समाप्त होगा ना, तो नोट पॉइंट में लिखना, अभी नहीं, ठीक ना। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया गया, जो आप लोग ऑलरेडी दामोदर नदी घाटी लिखे हो, है ना। 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया था, ठीक ना। अगर आपसे क्वेश्चंस कहे कि पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा है, वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो स्वतंत्र भारत का पहला, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ और 1948 में इसको क्या किया गया, बनाया गया था, ठीक ना। इसके बाद अब आप लोग का जो टॉपिक है, वो टॉपिक आप लोग का जो चल रहा है वही चल रहा है। इसको नोट पॉइंट में हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए, या लास्ट में या शुरू में भी लिख सकते हो, जो आप परियोजना लिखे हो ना, वहां पर भी आप लिख सकते हो, शुरुआत में भी लिख सकते हो या लास्ट में भी लिख सकते हो। हाँ, पेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में लिख लीजिएगा। हाँ, अब हम लोग का जो चल रहा है वो एक जो हम लोग का परियोजना के लिए था, वो टेबल बना लेना। एक परियोजना के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए। अब ये प्रोजेक्ट जो है किस नदी पर है, तो एक नदी के लिए, ठीक ना, एक नदी के लिए बनाओगे। और एक लाभान्वित राज्य के लिए। लाभान्वित राज्य का मतलब इससे फायदा उठाने वाले, लाभ उठाने वाले, प्रॉफिट लेने वाले स्टेट, लाभान्वित राज्य, ठीक ना। अब इसमें आपको देखना है 9 नंबर से, यही ना। 8 नंबर तक हम लोग क्लियर किए थे, 9 नंबर तक देखना है, 9 नंबर से। हाँ, लास्ट लिखे थे रामगंगा परियोजना। इसके बाद लिखोगे आप मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी प्रोजेक्ट।
मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर ही है और बंगाल में है। मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नदी पर है। और स्टेट कहेगा तो केवल आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखोगे, मयूराक्षी परियोजना हो गया, रामगंगा परियोजना लिख लिए हैं, है ना। सोन परियोजना हो गया है, सोन परियोजना नहीं, कोसी परियोजना हुआ है ना, एक सोन परियोजना भी लिख लेंगे, सोन परियोजना। अब ये संभावित सी बात है कि जब सोन परियोजना की नाम हो रहा है तो ये किस राज्य में होना चाहिए या किस नदी पर होना चाहिए, तो ये सोन नदी पर है, सोन नदी। सोन नदी पर है और इसे लाभ लेने वाला राज्य है तो कौन है, बिहार प्लस एमपी, केवल बिहार ही है मेनली। इसके बाद देखोगे और कौन सा परियोजना आप लिखे हैं, ऐसे 8 लिखे होंगे तो आप स्टार्टिंग के दामोदर नदी घाटी हो गया है, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना हो गया है। दामोदर नदी नहीं, दामोदर नदी घाटी परियोजना नहीं लिखे हैं, तो यही तो लिख रहे थे, हम सोचे ये वाला हो गया है, यही तो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक ना। चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई बात नहीं, यहाँ 11 नंबर में लिख लेना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक ना। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट किस नदी पर है, दामोदर नदी। इस नदी को बंगाल का शोक या बंगाल का दुख कहते हैं, ठीक ना, दामोदर नदी। इसके बाद आप देखोगे कि ये नदी जो है, हाँ, किस किस राज्य इससे फायदा उठाता है, तब फायदा उठाने वाला राज्य हो जाएगा वेस्ट बंगाल और झारखंड, वेस्ट बंगाल और झारखंड। यही जो नदी है यह फर्स्ट नदी है इंडिया में स्थापित, जो 1948 में आजादी के बाद बना। स्वतंत्र भारत का पहला अगर कोई है नदी घाटी परियोजना, वो फर्स्ट कौन सा है, तो 1948 में दामोदर नदी घाटी परियोजना का शुरुआत किया गया था 1948 में। अब इस दामोदर नदी घाटी परियोजना से बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसी नदी घाटी परियोजना से कोयला निकाला जाता है, अभ्रक की पहाड़ियाँ मेनली कोयला के लिए ये प्रसिद्ध है, क्योंकि कोयला खनन करके निकाला जाता है, और खनन कहाँ किया जाएगा, धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना के क्षेत्र से कोयला का खनन किया जाता है, ठीक ना। इस यहाँ से कोयले की खनन की जाती है, यहाँ से कोयला, कोल की खनन होती है। और ये मेनली जो है प्रसिद्ध है कहाँ, तो प्रसिद्ध है ये देखोगे झारखंड में अगर प्रसिद्ध है तो झारखंड का जो जगह है खान का नाम, उसका नाम है झरिया, ठीक ना, झरिया, झरिया माइंस, माइंस मतलब होता है खान, झरिया की खान। फिर यहाँ से कोयला निकाला जाता है, तो वेस्ट बंगाल में अगर देखोगे तो वो है रानीगंज, ये सब है क्या, रानीगंज या झरिया, ये सब क्या है, कोयले की खान है, कोयले की खान है, कोल माइंस है, कोल माइंस है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, हाँ निकाल दे रहे हैं उसको,
दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। वेस्ट बंगाल और झारखंड इससे लाभ उठाता है। ये कह रहा है कि ये स्वतंत्र भारत का पहला, जो पीछे पेज पर लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत का पहला अगर कोई प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट है 1948 में स्थापित दामोदर नदी घाटी परियोजना। इस परियोजना से कोयला निकाला जाता है, ठीक ना, कोयला निकाला जाता है। झारखंड से जो कोयला निकाला जाता है वो झरिया से निकाला जाता है, झरिया माइंस। जैसे आप लोग का खेतड़ी माइंस है, किसके लिए है? खेतड़ी, तांबे कॉपर के लिए है। वैसे ही झरिया जो है झारखंड में है, वो किसके लिए है? तो कोयला के लिए। और वेस्ट बंगाल में है रानीगंज। क्या है? रानीगंज, रानीगंज, रानीगंज। ये रानीगंज कोयले की माइंस है, कोल्स माइंस है, ठीक ना। दो राज्य में दो, वेस्ट बंगाल में कौन है? रानीगंज, और झारखंड में कौन सा है? तो झरिया। झरिया कोयले की खान भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है, झरिया माइंस सबसे ज्यादा, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग देखेंगे। इधर क्या लिखे हैं? इधर तो ये लिखा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम नदी घाटी परियोजना 1948 में स्थापित किया गया, उसी का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो अभी आप लोग लिखे हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत का पहला प्रोजेक्ट है, जो 1947 के बाद 1948 में बनाया गया। 1948 में बनाया गया, 1948 में। 1948। भारत हमारा आजाद हुआ 1947, ठीक ना। भारत आजाद 1947, और भारत हमारा गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ कब? 1950, 26 जनवरी 1950। झंडा दिवस जो है, अच्छा ये बताओ कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को, राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है इसको कब बनाया गया या कब से फहराना स्टार्ट हुआ? नहीं रे, वो आजादी के बाद बताओ। वो तो 1930 में लाहौर अधिवेशन 1929 में सर्वप्रथम फहराया गया, लेकिन अब ऐसे करोगे तो उस सबसे पहले 1907 में तिरंगा फहराया गया था, मैडम भिक्का जी कामा के द्वारा, वो भी जर्मनी में जाकर। हमारा तिरंगा सबसे पहले 1907 में मैडम भिक्का जी कामा के द्वारा 1907 में जर्मनी में फहराया गया था। भारत में अगर कहा जाएगा कि सबसे पहले जो है कब झंडा फहराया गया, तो एक तो 1911-12 में भी फहराया गया था, जब हमारा भारत से राजधानी कलकत्ता से हटाकर कहाँ किया जा रहा था? दिल्ली, ठीक ना, नई दिल्ली। फिर उसके बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये रात्रि के समय रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में फहराया गया। वहीं से हम लोग स्वराज्य शब्द का क्या किए? प्रयोग किए। और स्वराज्य का मतलब होता है स्वयं का राज्य, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं। तो वो स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, कहाँ? कलकत्ता में सबसे पहले। लेकिन पूर्ण स्वराज की डिमांड किया गया। पूर्ण स्वराज, स्वराज का मतलब होता है स्वयं का अधिकार, इस पर और किसी का नहीं। वो स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य मांग किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। उसी वक्त राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया गया। लेकिन आजादी के बाद या आजादी के समय अगर देखा जाए, जब हम लोग का ये हो गया था कि भारत और पाकिस्तान अब खंडित होगा, टूट जाएगा, है ना, तो 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया है ना। राष्ट्रीय गान जनगण मन को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था, नेशनल जो सॉन्ग राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल जो है अशोक स्तंभ, उसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। ये सब याद नहीं है? आप लोग चाह रहे हैं कि सर इसको इकट्ठा कहीं लिखा देना, है ना, तो कभी लिखा देंगे, आप लोग याद दिलाना, है ना। ये सब इकट्ठा हम लिखा देंगे कि गीत और प्रतीक जैसी कहेगा, गीत प्रतीक, गीत प्रतीक, गीत प्रतीक, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय प्रतीक जो है आपका अशोक स्तंभ, ये दोनों को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है।
2 दिन पहले राष्ट्रीय गान अपनाया गया जिसका नाम है जनगण मन, 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को क्या किया गया था, अपनाया गया था। हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ, अंगीकृत किया गया, अंगीकार किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। हमारा संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए भारत में हम लोग गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे क्या करते हैं, मनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? रिपब्लिक डे हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है क्या, और स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र का मतलब होता है हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र का मतलब जैसे ये लोग स्वतंत्र हैं, जैसे दोनों आ गया ना, ये दोनों स्टूडेंट क्या है, स्वतंत्र है। इनको कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टीचर हो, कोई यहाँ कोई मतलब किसी से मतलब नहीं है, किसी से डर ही नहीं है, ये लोग स्वतंत्र है। गणतंत्र का मतलब वो होता है जिसके ऊपर क्या है, कोई किसी का डर है। जैसे आप लोग गणतंत्र हो, आप लोग का डर है, थोड़ा सा ये है, शर्म लग रहा है कि जब सर पढ़ा रहे हैं तो इस वक्त बाहर नहीं जाना है, चाय नहीं पी कर आना है, ये नहीं, मतलब बाहर से घूम कर नहीं आना है। तो वैसे ही संविधान जब हमारा नहीं बना था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तो उस वक्त हम लोग को डर नहीं था, हम लोग स्वतंत्र थे। स्वतंत्र का मतलब होता है हम कुछ भी करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, कुछ भी कर लेंगे, प्रशासन नहीं है, पुलिस नहीं है, कुछ नहीं करेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही हम लोगों को रोकने वाला कोई आ गया, अब आज के डेट में किसी को, सबको डर है, किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से। सबको डर है किससे? संविधान से। कितने भी क्रिमिनल हो, कितने भी वो है, उसको बोलेगा कि हमारा संविधान पर भरोसा है, हमारा संविधान हमें न्याय देगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबको लेकर चलते हैं। तो आज हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, डर है। तो जब संविधान हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए जब आया ना, तो हम क्या हो गए, गणतंत्र हो गए। तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस क्या करते हैं, मनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो यही आप लोगों को क्वेश्चन था कि स्वतंत्र भारत का पहला कोई परियोजना, कोई प्रोजेक्ट बनाया गया तो 1948 में बनाया गया था, जिसका नाम क्या है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो दामोदर नदी पर है। और वेस्ट बंगाल और झारखंड इससे क्या है, जल ग्रहण करता है, सिंचाई में प्रयोग करता है, विद्युत उत्पादन करता है, ये सभी चीजें हैं, है ना? चलिए, इससे पहले हम लोग क्या लिखे थे, चलिए ये वाला पॉइंट हम लोग स्टार्ट किए, यहां तक ये क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे, 11 नंबर क्लियर हो गया, 12 में आएंगे। क्लियर नहीं हुआ है? हम 20 8 और लिखाएंगे, 20 परियोजना, क्योंकि परियोजना से क्वेश्चन ज्यादा रहता है, ठीक ना? चलिए, तो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। ऐसे तो मेरे पास बहुत से खद्दान है ये, लेकिन सब नहीं लिखना है। जैसे आप लोगों का चंबल परियोजना लिखना है, जो फेमस है, चंबल परियोजना। चंबल परियोजना 20 लिखेंगे हम लोग, चंबल प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट। अब ये चंबल परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर ही है। चंबल नदी कहां से निकलती है, जानापाव की पहाड़ी से, ठीक ना? जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और जाकर यमुना में क्या हो जाती है, मिल जाती है, चंबल नदी। चंबल की घाटी बहुत फेमस रहा है ना, डाकुओं के लिए। चंबल नदी पर है, और राज्य इससे कौन लाभ उठाता है, तो एमपी प्लस राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान इससे क्या है, फायदा उठाता है, ठीक ना? चलिए, चंबल परियोजना। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 13 नंबर, नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर लिखिएगा, यहां सी मत लिखिएगा, तो सी मतलब सागर होता है, SEA, वो सागर नहीं, ये सागर नाम है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक ना? नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट
ये है किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? बोलिए, देखना नहीं है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाबलेश्वर पर्वत महाराष्ट्र से, और जाकर कहां गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इससे लाभ उठाने वाला राज्य है वो कौन है? आंध्र प्रदेश, है ना? आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक ना? इसके बाद लिखोगे तुलबुल परियोजना। तुलबुल, तुलबुल परियोजना। एक तुलबुल परियोजना लिख लेना और एक दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना दोनों जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना और तुलबुल प्रोजेक्ट अब देखो, तुलबुल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना। तुलबुल परियोजना जो है, दुलहस्ती परियोजना है चिनाब नदी पर, और तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। ये झेलम नदी पर है। खुद से बताना झेलम नदी कहां से निकलती है? झेलम नदी कहां से निकलती है? शेषनाग झील, जम्मू कश्मीर से, है ना? चलिए, दुलहस्ती परियोजना जो है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी कहां से निकलती है? बरलच्छा दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। ठीक ना? इसके बाद आप देखोगे तो पता क्या चलेगा कि तुलबुल परियोजना भी है जम्मू एंड कश्मीर में, और चिनाब परियोजना भी है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक ना? पंद्रह हो गया। चलिए, 5 और नोट करना है हमें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है जलवायु, है ना? जलवायु, क्लाइमेट, समझ में आ रहा है? क्लाइमेट, जलवायु को हम लोग पढ़ेंगे। जलवायु किसे कहते हैं जानेंगे। अच्छा, जलवायु क्या है? मौसम क्या है? मौसम क्या है और जलवायु क्या है? दोनों में कुछ तो अंतर होगा। मौसम और जलवायु में क्या है? जलवायु को क्लाइमेट कहते हैं, और मौसम, मौसम जो है उसको सीजन कहते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं कि अभी इस चीज का सीजन है, मतलब इस चीज का मौसम है। तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? कोई तो बताओ। मौसम और जलवायु में क्या? मौसम, हाँ, तो ये तो ठीक है कि मौसम है, लेकिन मौसम किसे कहते हैं? हाँ, बोलने का तात्पर्य आपका यही है, लेकिन उसको हम लोग क्या समझेंगे? मौसम क्या होता है कि कंटिन्यू बदलते रहता है, और जलवायु जो है वो है। जैसे भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है ना? जब हमारा जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल जोन में आते हैं हम लोग, तो है उष्णकटिबंधीय जलवायु है हमारा, तो है। ये हमेशा रहेगा, 25 से 30 बरस तक रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता है। और ये जितने भी है ना, इसमें उतार चढ़ाव होगा। मौसम क्या होता है? चेंज हो जाता है, मौसम बदल जाता है। गाना भी सुने होंगे, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो ये गाना बताया गया है। वो गाना भी आपको बता रहा है कि मौसम क्या होता है, बदल जाता है। अभी आप देखो, 2-4 दिन पहले से ये बारिश जैसा है, उससे पहले धूप था। अभी हो सकता है कल से ये मौसम चेंज हो जाए और फिर टेम्परेचर बढ़ जाए, हो सकता है फिर ठंडा जाए। तो ये मौसम बदलते रहता है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन जलवायु जो है वो है, तो मौसम बदलते रहता है, समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन कहेगा कि अल्पकालीन समय, कम समय में वातावरण की टेम्परेचर जो ऊपर नीचे जाए या कम बेसी हो, ज्यादा कम ऐसे हो, उसको हम लोग मौसम में जानेंगे। लेकिन दीर्घकालीन समय तक चलने वाले जो है उसको हम जलवायु कहते हैं, है ना? चलिए,
नेक्स्ट क्लास में सॉरी देखेंगे इसको, 16 नंबर में आएंगे। आप लोगों को क्या लगा कि नेक्स्ट क्लास में होगा? 16 नंबर में आएंगे। 16 नंबर में लिखना नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। नाथपा झाकड़ी नाथपा झाकड़ी वाटर करेंट प्रोजेक्ट। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना। नाथपा झाकड़ी वाटर करेंट प्रोजेक्ट। ये हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर। नदी अगर आपसे पूछे तो नदी का नाम क्या होगा? सतलज नदी। जो कहां से निकलती है? बोलो। मानसरोवर झील से। देखना हम बार देखो, आप लोग बोलोगे सर एक ही चीज क्यों बार बार पूछ रहे हैं? ये इसलिए पूछा जा रहा है कि तुमको याद हो जाए। हम बार बार पूछते सो छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। तो जान गए हो आप, फिर भी हम ये बताना चाह रहे हैं कि तुमको याद हो जाए। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह तो इंडोनेशिया। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। ये लिखे हो आप, याद तो किए नहीं हो, तो हम सोचते हैं रिपीट करा दे, है ना? चलो, सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर है क्या? नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। और ये है किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश। दुलहस्ती परियोजना लिख लिए हैं। हाँ, राजस्थान का दो लिखना। एक राणा प्रताप सागर झील, राणा प्रताप परियोजना 16 नहीं 17। राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो राजस्थान में तो एक ही नदी फेमस है ना, चंबल। कोटा चंबल नदी के तट पर है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर परियोजना। ये है किस राज्य में? तो राजस्थान में। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं? हाँ, राजस्थान में जंगल सबसे ज्यादा किस जिला में है बताओ तो? राजस्थान में सबसे अधिक जंगल मतलब वन फॉरेस्ट कहां है, किस जिला में? बिल्कुल गलत। आपका आपका जीके है, आपका अपना जीके है। राजस्थान जीके, हम है बिहार के। बताओ राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा वन पाया जाता है? नहीं पता है? उदयपुर। कहां? उदयपुर। तो बताओ सबसे कम जंगल कहां पाया जाता है? राजस्थान के किस जिला में सबसे कम जंगल है, सबसे कम वन पाया जाता है? नहीं है पता? चूरू। कौन? चूरू। चूरू में सबसे ज्यादा क्या है? सबसे कम जंगल है। समझ में आ रहा है ना? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिला में है? हुँ? सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर ही तो ठीक है। सबसे ज्यादा सघनता भी क्यों लेगा ना? सघनता मतलब डेंसिटी, कम स्पेस में लोग हैं, वो भी जयपुर। समझ में आ रहा है ना? तो ये नॉर्मल आप लोगों का क्वेश्चन है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिगेस्ट जैसलमेर। और सबसे छोटा कौन है? गोवा। गोवा राज्य। हाय, हंसने की क्या बात है? सबसे छोटा राज्य है, राजस्थान का पूछ रहे हैं। हाँ, तुम भी तेजस्वी लोग ही हो, उसी तेजस्वी में आते हो। हाँ, तुम तेजस्वी नहीं हो, तुम तेजस्वी नहीं हो, महातेजस्वी।
अब लिखना क्या है, जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना। अब ये जवाहर सागर जो परियोजना है वो देखोगे किस नदी पर है, तो सेम चंबल नदी, और सेम आपका जो जगह है वही है राजस्थान। एक लिखना रंजीत सागर बांध परियोजना, रंजीत सागर बांध परियोजना। रंजीत सागर बांध परियोजना, ठीक ना, रंजीत सागर बांध परियोजना। रंजीत सागर डैम प्रोजेक्ट, रंजीत सागर बांध परियोजना, ये रावी नदी पर है पंजाब में, रावी नदी पंजाब में। रावी नदी कहां से निकलती है, बिल्कुल रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, ठीक ना। अब तो तेजस्वी लोगों की आवाज नहीं आया महातेजस्वी का, अच्छा बाद में सुन लिए तो आप बोलना, रावी रोहतांग दर्रा से क्या होती है, निकलती है, और ये राज्य कहेगा तो कहां, पंजाब में। चलिए अब एक लास्ट लिख लेंगे, बहुत परियोजना हो गया, अब सीधा चलेंगे हम लोग जलवायु में। एक और है क्या, हाँ, 19 हुआ है ना, 20 लिख लो, बाढ़ सागर परियोजना, हाँ बाढ़ सागर परियोजना। अब 20 लिखना और एक शुद्ध शुभ कर लेना, 21 लिखो, बाढ़ सागर परियोजना, बाढ़ सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना, ये सोन नदी पर है, बाढ़ सागर परियोजना। बाण सागर प्रोजेक्ट, ये है किस नदी पर, सोन नदी पर। इसे लाभ उठाने वाला राज्य कौन कौन है, तो ये है बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश, बिहार प्लस यूपी प्लस एमपी, ठीक ना। अब एक और इंपॉर्टेंट है जिसको लिख लेंगे हम लोग, वो है आपका कौन सा, तो कोल डैम परियोजना, कोल डैम परियोजना। जैसे नाथपा झाकड़ी लिखे हैं ना, वैसे ही इसको भी याद रखना, नाथपा झाकड़ी, और एक लिख लेना कोल डैम, वो तो नाथपा झाकड़ी लिख लिए हो आप लोग, कोल डैम परियोजना, कोल डैम प्रोजेक्ट, कोल डैम परियोजना। अब ये कोल डैम परियोजना किस नदी पर है, सतलज नदी पर। जैसे आप याद किए हो, जैसे आप याद किए हो नाथपा झाकड़ी, वैसे ही आपको याद करना है कोल डैम प्रोजेक्ट, और ये भी आपका सेम कहां, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। चलो अब इसके बाद अब हम लोग जलवायु चैप्टर को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो आपने परियोजना लिखा है, ये परियोजना से क्या होता है, तो कृषि की जाती है, इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है, ये हमारा प्रोजेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो जो राज्य लाभ उठाता है, इसका मतलब वो है कि उस राज्य के लोग वहाँ कृषि करते हैं, उस राज्य में क्या होता है, विद्युत लाइन जो जाती है वो इसी प्रोजेक्ट के द्वारा जाता है, ठीक ना। तो चलो जितने भी प्रोजेक्ट लिखे हैं इसमें आपको लिखाया गया है कि सबसे बड़ा अगर किसी का प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा परियोजना वो कौन सा परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सबसे बड़ा है, सबसे लंबा है, सब कुछ। अगर क्वेश्चन कहेगा सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है, और वो कहाँ है, उत्तराखंड में। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन से कहेगा कि सबसे बड़ा सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, वो है भाखड़ा नंगल बांध। इसका स्थापना 1963 में हुआ था, भाखड़ा नंगल बांध की स्थापना 1963 में हुआ था। इस सबका डेट याद नहीं करना है, लेकिन कुछ कुछ का याद रखना है। जैसे किसका किसका याद रखना है, तो एक तो आप लोग लिखे हो दामोदर
दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये इसलिए इसको याद रखना है, इसलिए इसको याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले बना है, तो इसके लिए आप लिख लिए हो 1948 में। जो गुरुत्वीय बांध है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें ज्यादा लगता है, वो है भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा, भाखड़ा लिखाता है, भाखड़ा, भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। इसका स्थापना हुआ था 1963 में। फिर ज्यादा कुछ कहोगे तो हीराकुंड बांध परियोजना, क्योंकि ये सबसे लंबा है। हीराकुंड डैम प्रोजेक्ट, हीराकुंड बांध परियोजना, इसका स्थापना हुआ है 1956 में। तो दो तीन का इस भी आप याद रखना। 1956 में, हाँ, एक सबसे ऊंचा है जिसका नाम क्या है, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी, टिहरी डैम प्रोजेक्ट, टिहरी बांध परियोजना। अब ये टिहरी डैम प्रोजेक्ट की स्थापना जो हुआ, ये तो चल रहा था पहले से, लेकिन तैयार हुआ था 1978 में, है ना। ये सबसे क्या है, बड़ा है, ये गुरुत्वीय है, ये लंबा है, और ये प्रथम है, ठीक ना। अब अब पता है टिहरी डैम प्रोजेक्ट कहाँ है, तो उत्तराखंड में, ये है उत्तराखंड में। दामोदर तो लिखे हो आप लोग, ये है वेस्ट बंगाल में पूर्णतः, और भाखड़ा नंगल कहेगा तो ये मूलतः कहाँ है, पंजाब में, और ये जो है हीराकुंड, ये मूलतः कहाँ है, तो उड़ीसा में, ठीक ना। चलिए अब चलेंगे जलवायु की तरफ। जलवायु को जानने के लिए कुछ कुछ पॉइंट को आपको नोट करनी है कि भारत की जलवायु क्या है, मौसम क्या होता है, मौसम विभाग क्या है, मौसम शोध संस्थान कहाँ है, ये सभी बातों को जानना है। हो गया? चलिए, ये तो जहां लिखे हैं ना वहीं पर ये लिखेंगे, ये डेट। हाँ, तो और क्या, वही लिखना है, 1948, 1963, वही लिख लो। सबका डेट नहीं, लेकिन कुछ का डेट याद रखना है। चलिए अब हेडिंग देना आप लोग, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट ऑफ इंडिया, भारत की जलवायु। देखो, ज्योग्राफी में दो टर्म्स को आपको समझना है, एक है गर्म और एक है ठंडा। हाँ, ठंडा और गर्म। गर्म को ज्योग्राफी में, गर्म को उष्ण कहा जाता है, ज्योग्राफी में गर्म को उष्ण कहा जाता है, और जो इलाका ठंडी हो उसको शीतोष्ण कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कहा जाता है ना। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कहते हैं। तो देखो, उष्ण क्या है और शीतोष्ण क्या है। हमारा भारत जो है वो कहाँ स्थित है, पहले ये देखेंगे, ठीक ना। भारत इंडिया में है, क्या बोल रहे हो? हाँ, भारत कहाँ है? देखो, ये हमारी पृथ्वी, ठीक ना। और यहां दो रेखा आपको मेनली समझना है, ये बार बार आप लोग लिखते होंगे। जैसे अगर मानो तो इसको ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपको लग रहा है कि एक ग्लोब है, लग रहा है ना। हमने कुछ किया नहीं। जो अगर मान लो कि हम ऐसे देख रहे हैं तो ये इक्वेटर दिख रहा है, भूमध्य रेखा, थोड़ा सा ऊपर कर दिए तो ऐसे दिख रहा है। हम किए क्या है, इसको ऊपर कर दिए हैं। सस्पिशन में नहीं हो ना, ये ग्लोब जैसा दिख रहा है क्या? अब ये क्या है कि हमारी पृथ्वी की ग्लोब है। अब इसमें देखो, नॉर्थ से साउथ की ओर
ये लाइन नॉर्थ से साउथ की। अब कुछ करेंगे नहीं, अगर मान लो हम इसी में ऐसे कट कर दिए और ऐसे कट करके एक रेखा ऐसे बना दिए, ठीक ना। चलो कलर तो चेंज करना पड़ेगा इसको, ये वाला लाइन ले ले। चलिए अब यही में हम क्या किए, ऐसे कर दिए, तो ये तुम्हारा देशांतर बन गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, देशांतर। ये शुरू में ही आप लोग पढ़े हो, अक्षांश और क्या है, देशांतर। देशांतर है ना। तो ये कुछ नहीं, आपको ये बताया जा रहा है कि हमारी पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी पर हमारा भारत देश जो है वो किस दिशा में है और कहाँ स्थित है। हमारा इंडिया ये है। ये हमारा इंडिया का ये भाग है ना। ये पूरे विश्व में हम लोग 2.42% भाग पर हम क्या है, निवास करते हैं। अब इसी इंडिया को यहां पर देखोगे, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, अब ये पृथ्वी के बीच से जो लाइन जा रहा है ना, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं ना। या इसी को हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए, विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद आपको जो दिख रहा है ये टर्म्स, ये एक टर्म्स और एक ये टर्म्स। अब इसका नाम क्या है, देखो ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि ये नॉर्थ का पोर्शन है और ये साउथ का पोर्शन है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, बोलते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसे हम कहते हैं क्या, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल 66.5 और ये 23.5, दोनों को इंक्लूड करोगे तो कितना हो जाएगा, 90 होगा ना। चलिए इसके बाद ये देखना, जैसे वो टर्म्स लिखे हो वैसे ही ये भी टर्म्स है। अब इस लाइन में हम लोग क्या जानेंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, बताओगे आप लोग। ये लाइन कौन सा है, बिल्कुल, और ये लाइन कौन है, बोलिए, ये लाइन कौन है। ये लाइन तो आप समझ गए, पहले एक एक लिखना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक ना। और ये जो लाइन आपको होगा वो ये है 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम क्या बोलेंगे, 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम क्या बोलेंगे, तो 23.5 डिग्री साउथ, ये साउथ की ओर हो गया। इसको हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल, सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल। और यही जो हमारा कर्क रेखा है ना, इसी कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर हमारा इंडिया यहां स्थित है, हाँ भारत, ये पोर्शन में हमारा क्या है, इंडिया है।
अब यहां से हमें पता चलेगा कि ये भारत देश जो है ये जलवायु इसकी कैसी है। यहाँ जलवायु, यहाँ भारत होने का मतलब क्या है, जलवायु कैसी है यहाँ। तो जलवायु जानने के लिए आपको समझना होगा कि जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इस पोर्शन में अगर हम फिर से एक यहाँ बना रहे हैं गोला, और इसके अकॉर्डिंग ध्यान देना कि अगर अब की कुछ लिखेंगे नहीं, बस ये एक हो गया 0 डिग्री, उसके बाद ये एक हो गया कर्क रेखा, और ये आपका हो गया, ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया क्या आर्कटिक, और ये आपका हो गया क्या मकर रेखा, और ये आपका क्या हो गया अंटार्कटिक, जो लिखे हैं आप। ये रीजन क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये इलाका सबसे गर्म है। क्या है, गर्म है। तो गर्म वाले पोर्शन को हम कहते हैं उष्ण, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को आप क्या बोलोगे, ट्रॉपिकल जोन, ठीक ना। और शीतोष्ण को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। तो अब ये पूरा इलाका जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा जो क्षेत्र होगा ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा। यहां से लेकर यहां तक, ये जहां नहीं पहुंच रहे हैं सूर्य, जहां लंबवत जा रहे हैं, ये इलाका क्या होगा आपका, ये इलाका होगा शीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण क्षेत्र का मतलब क्या है, ये ठंडा वाला इलाका। और इधर में आपका समशीतोष्ण क्षेत्र होगा, जो आपको कल ये चीजों को दिखाया जाएगा। अब हमारा भारत देश देखो क्या है, ये कर्क रेखा के नीचे है और विषुवत रेखा के क्या है, ऊपर है। तो देखो कर्क रेखा के नीचे और विषुवत रेखा का ऊपर, ये पूरे पोर्शन को हम क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना। तो जलवायु चैप्टर को हम लोग कल क्लियर करेंगे।